देखो सुनो, फिर मैं कल जो मैंने बताया था मैं उसी को बताना चाह रहा हूँ। एक बार फिर से दिमाग में कभी रहेगी बात। ये लिसन, एक बात तो ये सुनो कि अगर मेरे पास ये प्लेन है कोई भी और इस प्लेन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो हर बार तुम्हें इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दिया जाएगा। जैसे कोई क्या कहते हैं, 2 3 और क्या लिखूँ -1 एंड ए परपेंडिकुलर वेक्टर टू दिस प्लेन एन, कोई परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा होगा। इस पॉइंट को 2 3 चलो -1 ले लिया और परपेंडिकुलर वेक्टर आपको ले दिया मैंने 4i + 3j + 7 की। तो क्या आप इस लाइन प्लेन की वजह से निकाल सकते? क्या कंसेप्ट बताया था हमने कल? हम इसके ऊपर कोई ना कोई एक पॉइंट पी एज्यूम कर लेंगे, तो उससे हम क्या ले सकते हैं, एक वेक्टर ए पी। तो क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो इसलिए परपेंडिकुलर होगा ये बी पॉइंट ए पी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो पहली बात तो ए पी वेक्टर कैसे बनेगा, दिस इज व्हाट x - 2i y - 3j + z + 1k। फिर दूसरा जो n वेक्टर है परपेंडिकुलर है प्लेन की, कोई भी वैल्यू दे सकता है आपको 4 3 और 7 के। तो ए पी और n एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, कल हमने इसी पे बात की थी। परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो आप इनका डॉट प्रोडक्ट, तो 4 × x - 2 + 3 × y - 3 + 7 × z + 1 = दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको आप थोड़ा ठीक सा करके लिखते हो, तो 4 × x + 3 × y + 7 × z, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 × -2 -8 -9 और 7 = 0। तो इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज 4x + 3y + 7z और 9 8 17 -10। तो आप देखो जरा ध्यान से, इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज इन दिस टाइप ax + by + cz + d = 0। इस d को उधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं। तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जैसे आप लाइन की इक्वेशन नहीं लिखते थे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये प्लेन की जनरल इक्वेशन है जिसमें x y z के कोफिशिएंट a b c, याद करो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x y z के कोफिशिएंट 4 3 और 7, दे आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर 4 3 एंड 7। डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल वेक्टर के, इनसे डायरेक्शन को साइन भी निकाल सकते हैं। और इसमें से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर अब आ जाए कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो क्या कर सकते हो, वेक्टर आर हमने अलग निकाला था और क्या बना, आर में आपका एक्स वाई जेड चला गया, क्या उसका 4i + 7j इक्वल टू 10 लिखना, इक्वल टू 10 लिख दो, -10 = 0। एक ये बात होगी कल। तो ये कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा ये वेक्टर फॉर्म। तीसरी इसी क्वेश्चन में मैं जोड़ लेता हूँ कि दिस इज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, या फिर ये दोनों कार्टेशियन या वेक्टर फॉर्म है। फाइंड देयर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर, जैसे वो तो हो ही चुका है। वो दूसरा क्या था कल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालो। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो वो क्या था, कैसे कन्वर्ट करते थे, याद करो कल r डॉट n कैप इक्वल टू क्या होना चाहिए, d n कैप होना चाहिए, n यूनिट वेक्टर। तो जो तुम्हारा n वेक्टर है यहाँ पे, व्हाट इज दैट, 4i 3j + 7k। तो n का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा भाई, 16 + 9 + 49, पता नहीं क्या बनेगा, 12 और 6 14 24 2 6 और 1 कितना 74, कुछ ऐसे आता है। तो इसलिए इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड, दोनों साइड में आप डिवाइड कर दें, किससे, √74 से। तो आज ये बातें बता चुका हूँ मैं तुम्हें, लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं। √74 + 7/√74 = 10, ऐसे लिख दो, = 10/√70। तो दिस इज r डॉट, ये क्या हुआ n कैप, और इसको क्या लिखोगे d। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज 10/√75। और ये तो कार्टेशियन फॉर्म से बनाया हमने, सॉरी वेक्टर फॉर्म से, वेक्टर फॉर्म थी, वेक्टर फॉर्म से
उसको स्टैंडर्ड से कन्वर्ट कर ले जहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर कार्टेशियन फॉर्म को बदलना होता तो क्या करते, तो तब भी हम यही इसी से √74 से डिवाइड करते। तो ये कैसे बन जाती, 4 अपॉन √74x प्लस 3 अपॉन √74y प्लस 7 अपॉन √74z इक्वल टू 10 अपॉन √74। और ये किस तरह की होती है, LX प्लस MY प्लस MZ इक्वल टू जी। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये डायरेक्शन कोसाइन, ये हम कल कर चुके थे। आज इसी को आगे बढ़ा लो, या तो देखो एक कल क्वेश्चन आ गया था जहाँ मैं रुक गया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा एंगल करेंगे हम दो प्लेन्स के बीच में। और फिर ये कल एक क्वेश्चन आया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, प्लेन पासिंग थ्रू 3 non-collinear points, 3 non-collinear points। ये non-collinear वर्ड क्या जरूरी है, non-collinear पॉइंट मतलब 3 पॉइंट non-collinear हैं तो उस प्लेन की इक्वेशन निकाल। देखिए प्लेन के लिए non-collinear पॉइंट होना जरूरी है। क्यों, अगर पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो उनमें से एक प्लेन नहीं पास होगा, उनमें से कोई यूनिक प्लेन पास नहीं हो सकता, बल्कि उसमें से इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं। कोलिनियर तो समझते होंगे, जैसे इस किताब को खोल दूँ मैं, तो ये जो इंटरसेक्शन है इन दोनों प्लेन्स का वो एक लाइन है। प्लेन हमेशा लाइन पे मिलती है, दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। दो प्लेन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट। ये दरवाजा देखो, ये दरवाजा इस दीवार के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था, एक लाइन पे पूरे पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर 3 पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूँ, बिल्कुल इस दीवार इस पे जब ये लाइन है बीच में 1 2 3, जैसे मेरे फिंगर के तीनों टिप देखो ऊपर, एक कोलिनियर है बिल्कुल, ये तीनों कोलिनियर। तो इस पे कोई एक प्लेन नहीं आ सकता। इस पे तो देखो ये कप इस पे रखी हुई है एक प्लेन, तो इस कप को ऐसे कर दूँ, अभी भी इसको इसके ऊपर रखी हुई है। ये ऐसे अगर इस लाइन में मैं तीनों पॉइंट देखो, जैसे ये इस लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट ले लिए A B और C, तो उन पॉइंटों में से सारे प्लेन पास हो गए। ये इधर वाला गत्ता भी, इधर वाला भी, और ये सारे इसी प्लेन में से पास। तो एक यूनिक प्लेन के लिए आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। जैसे कि ये मेरी फिंगर, अब देखो कैसे लूँ, ये 3 फिंगर, ये 3 फिंगरों के टिप A B और C, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। और इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन। अगर पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो प्लेन यूनिक नहीं होगा, इनफाइनाइट प्लेन हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट प्लेन तो हम निकाल नहीं सकते इक्वेशन। इसलिए यूनिक प्लेन की इक्वेशन है तो यूनिक कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। तो कई बार ऐसा आता है कि प्लेन की इक्वेशन निकाली विच पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, और तुम इस क्वेश्चन को तुम खुद अपने आप कर सकते हो। आपके पास इतना नॉलेज है, मेरे पास कुछ नया नहीं बचा बताने के लिए। जो भी 1-2 बातें हैं वो जुड़ी हुई हैं। ये प्लेन है सपोज करो, और इसके ऊपर प्लेन, चलो इसके ऊपर मैंने 3 पॉइंट ले लिए, छोड़ो, ये 3 पॉइंट हैं विच आर नॉन कोलिनियर टू दिस। इसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, x1 y1 z1 या वटेवर जो भी इस पे रखा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस प्लेन की इक्वेशन में कैसे निकालूं? आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो? ये एक प्लेन है मेरे पास, बिल्कुल प्लेन, इसके ऊपर मुझे 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये A है, ये B है और ये C है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो मैं इस प्लेन की, इस कागज की इक्वेशन कैसे निकालूं? इसके कोऑर्डिनेट पता है तीनों मुझे। एग्जाम्पल ही ले लो, बोलो क्या ले लो एग्जाम्पल? 1 2 3 3 -1 0, हाँ जी 4 3 4 2 5, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोलिनियर नहीं होनी चाहिए बस ये। तो क्या कर सकते हैं आप, फिर याद करो, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत है। नंबर 1 पॉइंट ऑन दी लाइन, एक पॉइंट होना चाहिए। एक की बजाय मेरे पास तो 3 है, तो मुझे 3 का क्या करना, कोई एक ले लो। जैसे मैंने एक A पॉइंट ले लिया सपोज करो, और तो एक पॉइंट ले लूँ मैं, A को ले लो, चलो जैसे इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी है, तो एक B पॉइंट अपनी तरफ से जूम कर लूँ प्लेन के ऊपर, तो देन AB वेक्टर आ जाएगा प्लेन में कि नहीं आ जाएगा? ये जैसे मैंने B पॉइंट कहीं भी ले लेना, आपकी मर्जी होगा, x y z और ले लिया, ये तो लेना ही होता है जनरल पॉइंट। तो AP वेक्टर प्लेन पे आ जाएगा। ये जैसे A था, मैंने B कहीं भी ले लिया, तो
ए पी वेक्टर बन रहा है अपना प्लेन के ऊपर। तो एक तो ए पी बना, क्या बना, एक्स माइनस 1 आई वाई माइनस 2j प्लस जेड माइनस, दिस इज वेक्टर ऑन दी प्लेन, ये प्लेन के ऊपर। दूसरा मैंने कहा प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए मुझे, तो आप बताएंगे मुझे प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आपके पास 3 पॉइंट हैं तो तीनों से जैसे एक वेक्टर ए बी ले लिया, दूसरा क्या ले लो ए सी, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए बी और ए सी इसमें पड़े हुए हैं और ये ऐसे पड़े हैं इस फ्लोर पे, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो इसका कंसेप्ट और यूज तो बहुत ज़्यादा होगा कि दो वेक्टर अगर प्लेन में पड़े हैं और हमें परपेंडिकुलर की जरूरत है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का। तो जो एन वेक्टर आएगा भाई, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ए बी क्रॉस ए सी, और ए बी और ए सी तुम्हारे पास हैं यहाँ पे। तो ए बी और ए सी कैसे निकाले जाते हैं, वैसे तो मेरे पास इसका एक बहुत बढ़िया मेथड भी है, बस इतना ही छोड़ देता हूँ ए बी क्रॉस ए सी करके। एक ए बी वेक्टर क्या बनेगा बताएगा, तो बताओ फटाफट। ए बी इज व्हाट, कहाँ से निकाल सकते हैं, 2i माइनस 3j और माइनस 3k, और दूसरा ए सी, तो दिस इज 3i 0j और प्लस 2k। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि ए बी और ए सी लूँ मैं, आप बी और बी सी ले लें, सी और सी भी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये होता है भी आपने देख लिया ए पी और एन दोनों आगे, जो एन है दिस इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्योंकि ए बी और ए सी का परपेंडिकुलर होगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अब करना क्या है तुमने, ए पी परपेंडिकुलर है एन की, तो इसका मतलब ए पी और एन का डॉट प्रोडक्ट 0, और ए पी और एन का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो कैसे लिखा जाता है ए पी और एन, ए पी डॉट एन, एन मीन्स व्हाट, ए बी क्रॉस ए सी। मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हें ये हमारे सिलेबस से हट गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते थे इसको। जैसे आपके दो लोग के बीच में तो क्या होता है, ए डॉट बी तुमने बढ़ाया, फिर क्या बढ़ाया तुमने, ए क्रॉस बी बढ़ाया, एक होता था ए डॉट और ये क्या लिखते थे बी क्रॉस, दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 वेक्टर्स, इसकी कैलकुलेशन आपको डॉट प्रोडक्ट आती है, इसकी भी आती है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते थे हम, वो डिटर्मिनेंट बनाते हैं। इस तीसरे वाले में देखो क्या है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दूसरे वाले में दोनों के बीच में क्रॉस है, तो क्रॉस लगता है तो नया नंबर, नई वैल्यू जो आएगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। लेकिन यहाँ पे देखो ये ए वेक्टर है, बी क्रॉस सी भी क्या है वेक्टर है, दोनों के बीच में क्या लगा दिया, जब डॉट लगेगा तो वो नई चीज आएगी, वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ये जो बीच वाला ये स्केलर था, ये क्या था वेक्टर, और ये फर्दर फिर से क्या आता है स्केलर। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं तो मैं बता देता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी, इजी हो जाएंगे फाइनली क्वेश्चन। इसको भी हम डिटर्मिनेंट से ही सोल्व करेंगे जैसे कि इसको करते थे। इसमें क्या था, फर्स्ट रो के एलिमेंट हम आई जे के लिखते थे, जबकि हम इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट के आएंगे ए के, दूसरे रो में बी के कंपोनेंट और तीसरे रो में सी के। तो दिस इज A1 A2 A3, देन दिस इज B1 B2 B3, दिस इज C1 C2 और क्या। अब इस डिटरमिनेंट में कहीं आई जे के नहीं है, तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। जबकि बी क्रॉस ए क्रॉस बी जब आप करते थे तो उसमें फर्स्ट रो में क्या लिखते थे आई जे और के, तो उसको जब एक्सपेंड करते थे डिटरमिनेंट को तो वो एक वेक्टर निकल के आता था, ये एक कांस्टेंट नंबर निकल के आएगा। तो यहाँ पर भी यही है, ए पी डॉट ए बी क्रॉस ए सी, ये किसके बराबर आ रहा है, अरे ए पी और एन परपेंडिकुलर है ना, तो ए पी डॉट एन क्या है 0, और ए एन क्या चीज़ है तुम्हारा, एन की जगह क्या लिख दिया मैंने ए बी क्रॉस ए सी, और ये 0 के इक्वल है। देखो तो 0 के इक्वल है, तो यहाँ सीधा सीधा रूल बन जाता है तुम्हारी इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए, ए पी के कंपोनेंट क्या है, ए पी के कंपोनेंट x माइनस 1 y माइनस 2 और z माइनस 3, फिर ए बी के कंपोनेंट बट 2 माइनस 3 और माइनस 3, फिर ए सी के क्या है 3 0, और इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर दो, इक्वेशन आएगी। कर सकते हैं इसको तो सोल्व। वैसे अगर आप ये ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहते तो फिर क्या करना होता, मैं यहीं पे निकालता एन की वैल्यू, ए बी क्रॉस ए सी यहीं पे निकाल लेता मैं। कैसे करके निकालता वो तो तुम्हें अच्छी, वो क्या होता आई जे और के करके,
पता है आपको कैसे निकालते हैं? और फिर जो n आ जाता है AP आइए फिर दोनों का क्या कर देता मैं डॉट प्रोडक्ट। तो अब मैंने डॉट प्रोडक्ट से बचने के लिए सीधा ऐसे कर दिया, अपने दो डॉट प्रोडक्ट करके फिर आप इसका एक्सपेंड कर दिया, वो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आएगी, उसे आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे आपका क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, दो छोटा क्वेश्चन, दो पार्ट है उसमें, पहला और दूसरा पार्ट। तो जो पहला दूसरा पार्ट करेंगे, पहला पार्ट करोगे ना, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। पहले पार्ट में यहाँ तो 0 ही रहता है, लेकिन जो दो तुम्हारे AB और AC निकालोगे वो दोनों आइडेंटिकल आते हैं, आइडेंटिकल। ये सेकंड और थर्ड कॉलम दोनों सेम आ जाएंगे, यानी कि वहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखे हैं पॉइंट में, वो पॉइंट कोलिनियर है, वो पॉइंट दोनों तीनों पॉइंट कोलिनियर है। वो पॉइंट तो कोलिनियर में तो लिख देना, वहाँ पे प्लेन पॉसिबल नहीं है, प्लेन की इक्वेशन नहीं बन सकती। आप जब ये करोगे देखना AB और AC के जो स्केलर कंपोनेंट है वो सिमिलर प्रोपोर्शनल हो जाए। जैसे ये 2 के लिए -3 है, ये हो सकता है 4 -6 और -6 हो जाए। तो ऐसे केस में फिर प्लेन की इक्वेशन नहीं बनती। या फिर अगर तुम यहीं करके देखोगे AB क्रॉस AC तो वही 0 आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर 0 आ जाएगा। अरे क्योंकि दोनों कॉलम सही सेम हो जाएंगे ना, दोनों रो, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0, यानी कि n नॉर्मल वेक्टर 0 आएगा। तो वहाँ पे प्लेन की इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे तीनों वेक्टर कोलिनियर है। तो पहले पॉइंट में तीनों पॉइंट, पहले क्वेश्चन में तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो दूसरे क्वेश्चन में सही से निकल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरसेप्ट थ्योरम के ऊपर पूछा है। इंटरसेप्ट थ्योरम जैसे तुम 10वीं क्लास 11वीं क्लास में करते थे, एक बार उसी में जाते हैं, फिर आते हैं इसमें। जब आपके पास 11th क्लास में होता था, किसी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती थी, याद करो जरा। लाइन है तो जनरल इक्वेशन क्या लिखते थे आप, AX + BY + C = 0। वो लाइन सपोज करो ये, दैट लाइन इज लाइक, उस लाइन की इक्वेशन हमने AX + BY + C = 0, जो x एक्सिस को और y एक्सिस को कहीं पे काट रही है। सपोज करो x एक्सिस पर उसका इंटरसेप्ट A है और y एक्सिस पर उसका इंटरसेप्ट है भाई B। तो इसका मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, हम इंटरसेप्ट की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना चाहते थे 11वीं क्लास में। तो क्या करते थे, जैसे हम लिख लेते हैं, मान लो A और B दीज आर व्हाट, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन एक्सिस, दो एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है। तो देयरफॉर जो पॉइंट आ गया तुम्हारे, पहला पॉइंट क्या हुआ A0 एंड दूसरा क्या हुआ 0B, दे सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पुट करना जरा, तो देयरफॉर A0 को पुट कर दो, A0 पुट करो तो A × A + 0 और + C = 0। तो यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू क्या है -3/2। ठीक है, एंड दूसरा पुट करो 0B, तो उसमें 0 + B × B + C = 0। तो वहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई -3/। ये दोनों वैल्यू A की और B की उठा के अपनी इक्वेशन में रखो, जो आपकी जनरल इक्वेशन है लाइन की। तो देयरफॉर जनरल इक्वेशन बिकम्स AX क्या होता है -3/AX, BY की वैल्यू -3/BY और प्लस क्या हुआ C। क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले लो, -C कॉमन ले लिया, क्या रहेगा जी x/A + y/B -1। तो दैट इज -C को उधर ले जाऊं तो x/A + y/B -1 = 0, या क्या लिख सकते हैं। तो यही तो है इंटरसेप्ट फॉर्म, याद होगी तुम्हें, x/A दैट इज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y/B इंटरसेप्ट ऑन। तो एक जनरल इक्वेशन से आप लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म बना सकते थे। अब आओ जरा इसमें 12 में, यहाँ पे लाइन की बजाय क्या है प्लेन है, और एक प्लेन की जो जनरल इक्वेशन है
जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन अभी अभी मैंने करके दिखाई थी क्या थी वो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। अब उस प्लेन को भी हम ऐसे ही रखना चाहते हैं इसमें अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसको कैसे रखा जाए बता दूंगे। लाइन को तो 2 डायमेंशन में रखा था, प्लेन है 2 से 3 डायमेंशन में रखा जाएगा। और प्लेन का क्या करना है, किस तरह से रखोगे, आपने एक प्लेन लेना है, जैसे लकड़ी की तुमने वो ले ली प्लाई होती है ना, लकड़ी की प्लाई वुडन, और उसको तुमने ट्रायंगल की तरह काट लिया, ट्रायंगल सी बना ली उसमें से, और वो ट्रायंगल सी ऐसे फिट कर दो यहाँ, एक ट्रायंगल सी बना ली और उस ट्रायंगल को फिट कर दिया ऐसे, ये सारे जैसे दीवार के सामने तो उस साथ हम कोई पट्टा सा लगा देते हैं, दीवार के साथ तो कोई ऐसे कोई मान लो रेक्टेंगुलर सा पट्टा है हमारे पास, वो ऐसे लग जाता है इसके साथ, लेकिन वो अब कोने में लगानी है, कोने में उसकी ट्रायंगल बना दो काट के, तो वो ट्रायंगल का एक कोना सा यहाँ आ जाएगा, नीचे आएगी तो एक वहाँ पे ट्रायंगल सी फिट हो जाएगी ऐसे। तो वो ट्रायंगल सी फिट किस तरह से, प्लेन को हमने ऐसे बना दिया, प्लेन ही है, और प्लेन एंडलेस होता है, जैसे लाइन एंडलेस होती है, लाइन की कभी लेंथ नहीं मेजर कर सकते, तो प्लेन भी एंडलेस होता है। प्लेन का आप ऐसे मान के चलो कि वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस प्लेन को भी काट के उधर भी निकला हुआ है, इधर भी निकला हुआ है चारों तरफ, लेकिन स्टार्टिंग में सोचते हैं कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन की बाउंड्रीज है जो तीनों एक्सिस को टच कर रही है, और हम कह सकते हैं दिस इज इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या हुआ जेड एक्सिस के ऊपर, और इस प्लेन की इक्वेशन ये है, क्योंकि प्लेन ट्रायंगुलर नहीं है, प्लेन तो कैसा भी नहीं होता, प्लेन तो बस प्लेन होता है, वो एक्सटेंड होता रहता है, बस उसकी शक्ल हम ऐसा देख रहे हैं यहाँ पे रखी हुई है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएंगे क्या होंगे फिर, ए 0 0, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 बी 0, इसके हो जाएंगे जी। तो अगर ये सेम प्लेन है, इसकी इक्वेशन ऐसी है, और ये तीनों एक्सिस को ऐसे इंटरसेप्ट ए बी सी बनाता है तीनों एक्सिस के ऊपर, तो आप जैसे लिखोगे कि लेट ए बी सी दीज आर इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन, इस प्लेन के इंटरसेप्ट हैं ऑन एक्सिस, तो देयरफॉर जो पॉइंट्स है तुम्हारे, पॉइंट्स क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या होगा ए 0 0, दैट लाइज ऑन दिस प्लेन, तो प्लेन पे लाई करेगा तो क्या होगा a इंटू ए प्लस 0 प्लस डी इक्वल टू ऐसे हो जाएगा जी। तो इट मीन्स हुआ कैपिटल ए की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस डी अपॉन ए। सिमिलरली एंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है 0 बी और 0, बिल्कुल वैसे इसी तरह पिछली बार में, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा 0 प्लस बी इंटू बी प्लस 0 प्लस डी इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस डी अपॉन डी। फिर तीसरा एंड पॉइंट 0 0 c, तो ये क्या बनता है 0 प्लस सी और प्लस डी, तो देयरफॉर कैपिटल C की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन स्मॉल सी, ये स्मॉल सी है, तो देयरफॉर ये सब होने के बाद देयरफॉर जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन बिकम्स, क्या हो जाती है ये प्लेन इक्वेशन, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू माइनस डी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस डी अपॉन बी इंटू वाई, और सी की जगह क्या है माइनस डी अपॉन ये स्मॉल सी है जी जेड, और प्लस डी इक्वल टू क्या जी, माइनस डी कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो क्या रहेगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन x अपॉन ए प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉलो, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन
इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जहाँ इंटरसेप्ट एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी। अब कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें पता लग जाएगा कि जैसे कोई कह देता है कि देयर इज अ प्लेन ह्यूज इंटरसेप्ट आर 3, 4, 5 ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नेगेटिव भी हो जाते हैं इंटरसेप्ट -5 और ये सब। तो इसकी प्लेन की इक्वेशन क्या लिख देंगे फटाफट, एक्स अपॉन 3 वाई अपॉन 4 और प्लस जेड अपॉन 5 इक्वल टू 1। इसमें तुम्हारे से सारी बातें पूछ सकता है कि फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, क्या रूल होता है उसका डायरेक्शन रेशियो का निकालने का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, या तो कोफिशिएंट का एज इट इज ही मान लो, एक्स का कोफिशिएंट 1/3 है, वो 1/4 है और वो 1/5 इज इक्वल टू -1 करके लिखना है, लिख लो ax + by + cz हो तो गया ऐसे। तो अगर तुमने पूछ लिया है तुम्हारे से डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल टू प्लेन, बस सिंपल, तो क्या होगा डायरेक्शन रेशियो के बारे में, 1/3, 1/4, 1/, ये गलत नहीं है लेकिन फ्रैक्शन में, तो रेशियो को कोशिश करो कि आंसर फ्रैक्शन में ना दो। तो कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे सारे फ्रैक्शन खत्म हो जाए। किससे खत्म करना पड़ेगा, 60 से 60 से, तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20, 15 और ये क्या हो जाएगा 12, तो ये रेशियो हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो 20, 15 और 12। तो यहीं पे मैंने 1/3, 1/4, 1/5 ले लिया, तुम चाहते तो इसको क्या कर सकते थे, यहीं पे 3 यहीं पे एलसीएम ले लो, तो दिस इज 20x + 15y + 12z = 1। तो 20x + 15y + 12z = 16, या फिर माइनस क्या लिख सकते हो। तो अब आप डायरेक्शन रेशियो देख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी देख सकते हैं। ठीक, देखना है क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देख लो। उसने बोला फाइंड इंटरसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा इंटरसेप्ट निकाल दो, तो निकाल देंगे। जैसे लाइन नहीं होती थी कोई, ये पैरेलल क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ और भी चीजें आएंगी, वो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल मिलेंगी। जैसे कोई प्लेन दे दिया उसने, उसमें मान लो ये क्वेश्चन दिया है, कुछ और लिख लो कि कोई प्लेन दे दिया 2x 3y 4z + 5 = 0, और मैं कह दूं कि फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस ऑन द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके इंटरसेप्ट बताओ इस प्लेन के एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। तो इंटरसेप्ट बताने के लिए क्या करोगे, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। और वो कन्वर्ट कैसे करते हो, जैसे 11वीं में करते थे, लाइन को क्या लिखो इक्वल टू -5, तो राइट हैंड साइड में क्या होता है 1, अरे अभी भी लिखा मैंने, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है तो क्या होगा x/a y/b + z/c = 1। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो 1 होना चाहिए, इसलिए डिवाइड बोथ साइड विद -5, तो -5 से डिवाइड करो, 2x/-5, 3y/-5, 4z/-5 = 1। लेकिन x का y z का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, तो क्या करें, -5/2 y/-5/3 और z/-5/4। तो इससे इंटरसेप्ट फॉर्म निकल जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन है, वो देखो जरा, ये तो हो गया, एक बढ़िया क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। इसको हम 2 तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तो है नहीं कुछ भी, 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखना तुम्हें क्या समझ में आता है इसके बारे में। दो तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। 1 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट विद इंटरसेप्ट 3 on y एक्सिस एंड पैरेलल टू z o x प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन निकाल लो, मुझे भी नहीं समझ में आया आज तक, मुझे तो बस इसका फोटो देख के, इसकी सिचुएशन देख के चीजें समझ में आती है। ये y है, ये है z। इक्वेशन ऑफ प्लेन विद whose इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 3। तो जैसे ये 3 आ गया मान लो, तो जैसे आप प्लीज अज्यूम करिए वो ओरिजिन है, ये लाइन कौन सी हुई x एक्सिस, ये ऊपर जा रही है y एक्सिस और ये जा रही है z एक्सिस। तो y एक्सिस में चढ़ते चले गए और वो कॉर्नर आ गया जहाँ, वहाँ तक 3 यूनिट हुई, 1, 2 और 3। तो 3 यूनिट के पर एक प्लेन है जिसका इंटरसेप्ट y एक्सिस में कितना है 3, और जो किसके पैरेलल है, ये कौन सा प्लेन है,
तो जेड एक्स प्लेन कौन सा हुआ जिसपे तुम्हारे पैर रखे हुए हैं, तो यानी कि तुम्हारे पैर रखे हुए हैं फ्लोर के पैरेलल है वो प्लेन, और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है उसका 3। इसका मतलब इस छत की बात कर रहे हैं, तो आपको इस छत की इक्वेशन निकालनी है। अगर वो रीजन है और ऊपर वहां तक 15 यूनिट है, तो हमारा प्लेन वाई एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट बना रहा है और पैरेलल टू दिस जेड को एक्स प्लेन जो तुम्हारे फ्लोर है तो उसके पैरेलल है। तो एक तरह से मैं यहाँ बना नहीं पाऊंगा ना, इस करके यहाँ वैसे बन जाती है इस इक्वेशन। तो वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन whose intercept on y-axis is 3 and that plane is parallel to z-x plane. तो z-x के plane के parallel है। तो we need to find equation of this plane. मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपके पास एक से ज़्यादा तरीके हैं इस plane की equation के। तो कैसे निकालेंगे plane की equation? Perpendicular distance origin से दे रखा है। Yes, ये तो हाँ पॉइंट भी दिया है। देखो कई सारे तरीके दिख रहे हैं हमें। एक तो क्या सबसे पहले वाला तरीका आ जाओ। नंबर 1 का मैं क्या चाहिए था, एक पॉइंट चाहिए प्लेन के ऊपर, तो पॉइंट 1 है हमारे पास, क्या है उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0, 3 और 0। तो दूसरा पॉइंट P हम कहीं भी ले लेंगे, उसको क्या लेते हैं, वो तो हम आज़ाद होते हैं उसके लिए, तो कहीं भी। तो इसका मतलब एक पॉइंट A तो मेरे पास है दैट इज 0, 3, 0, और P पॉइंट मैंने कोई ले लिया x, y, z कहीं भी, तो AP वेक्टर बन गया मेरा x माइनस 0i xi प्लस y माइनस 3j प्लस z। ठीक है, दिस इज वेक्टर ऑन प्लेन, ये प्लेन के ऊपर हो गया। आप क्या मुझे नॉर्मल वेक्टर के बारे में बता सकते हो, क्या इसका कोई नॉर्मल वेक्टर दिख रहा है तुम? नॉर्मल कौन सा? नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन। हाँ जी, y एक्सिस भी नॉर्मल है और OA वेक्टर भी क्या है, नॉर्मल है। तो OA नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मुझे कोई लेना देना नहीं होता, मुझे तो बस नॉर्मल डायरेक्शन चाहिए। बेशक वो यूनिट वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड आधा यूनिट हो, 1/4 यूनिट हो या 1000 यूनिट हो, मुझे उसके मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। तो y एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन हो सकता है, J को आप क्या नाम दे दो, n वेक्टर दे दो, n कैप कह दो। तो नॉर्मल वेक्टर इज नथिंग दैट इज J। और बेटर टू राइट क्या लिख सकते हैं, 0i प्लस 1j प्लस 0। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर AP और n दोनों आपस में परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो AP n की बजाय स्पेशली क्या लिख लूँ, ये चलो ऐसे कर देता हूँ, करो जरा थोड़ा। 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू what? तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लेन की इक्वेशन है बस, y इक्वल टू 3, 0x प्लस 0 1y प्लस 0z इक्वल टू y इक्वल टू 3 लिख देंगे आप इस प्लेन की इक्वेशन। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सुनना, इस प्लेन को इंटरसेप्ट की लैंग्वेज में देखो जरा। ये जो छत चल रही है, तो ये छत y एक्सिस को तो 3 यूनिट पे काट रही है, इसका मतलब y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना हुआ, 3। ये b हुआ y एक्सिस का इंटरसेप्ट 3। क्या ये प्लेन x एक्सिस को कहीं काटेगा? इतना बढ़िया नहीं होता ये ऑप्शन, मैं इसके सलाह नहीं देता कभी यूज करने की, लेकिन फिर भी तो नहीं काटेगा। इसका मतलब जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट हुआ वो क्या हुआ, इंफिनिटी, और z एक्सिस को भी कभी नहीं काटेगा, तो इसलिए उसका c इंटरसेप्ट वो भी क्या होगा, इंफिनिटी। तो उसकी इक्वेशन इंटरसेप्ट को हमें देखना हो तो क्या बनेगा, x अपॉन इंफिनिटी प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू फाइंड इंफिनिटी से 0 लिख देते हैं इसको, तो y अपॉन 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू फिर से क्या आ जाती है, नहीं उधर बहुत होता है, तो ये y इक्वल टू, ठीक है। और एक और कोई बता रहा था मुझे कि नॉर्मल वेक्टर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाँ वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कंसेप्ट कह रहे थे। तो ओरिजिन से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये d भी तो हो जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखो एक इक्वेशन नहीं थी, r डॉट n कैप इक्वल टू क्या लिखते थे भाई, d। तो देखो जरा r डॉट n कैप क्या है, फिर से हमारा j इक्वल टू d कितना है, 3। तो ये भी लिख सकते हो, दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ द सेम प्लेन। एक बच्चा यूं निकालता है, दूसरा यूं निकालता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म है। आप इसको कार्टेशियन में करो, xi प्लस yj प्लस zk और डॉट कितना है j इक्वल टू 3। तो j
वाई के साथ जे तो वाई आ जाएगा, तो ये कार्टेशियन फॉर्मूला। तो हम इस तरह से सब कुछ उलट पुलट करके देखेंगे तो सारी चीजें एक ही हैं, जितना अच्छे से जोड़ पाएंगे। प्लेन का एक रह गया, वो तो आज भी करेंगे हम, लेकिन मुझे लग रहा है प्लेन का कुछ छोटा सा छोटे मोटे चीजें हैं वो देख लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास 10 मिनट। दो प्लेन्स के बीच में एंगल कैसे निकले? दो प्लेन, काफी के दो पेज, ये जब हम कॉपी लेते हैं तो इन दो पेजों को हमने उठा दिया ऐसे, और इन दो पेजों के बीच में एंगल बन रहा है, जैसे लाइनों के बीच में एंगल बन रहा है। तो दो प्लेन के बीच में एंगल, दो लाइनों का हम एंगल पहले निकाल चुके हैं, और फिर आएगा एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल। ये प्लेन है, इस लाइन को यूँ घुसा के निकाल देते हैं इधर से इसमें से, तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल कितना हो। उसके बाद दो पैरेलल प्लेन, जैसे ये छत और ये फ्लोर पैरेलल प्लेन, दो परपेंडिकुलर प्लेन, जैसे ये दीवार और ये दीवार आपस में परपेंडिकुलर है। तो एक बार हम एंगल का पता लग जाए तो फिर एंगल अगर 90 डिग्री का हुआ तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल अगर 0 हुआ तो पैरेलल हो जाएगा। तो इससे पहले हम शुरू करते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन। अगर हम आज सिर्फ इसी को कर लें तो काम हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो आप लोग अपने अब मेरे पास यहाँ नया कुछ नहीं है, अगर तुम खुद भी इसको पूरे दोगे तो निकल जाएंगी चीजें तुम्हारे से खुद भी। दो प्लेन है जी, देखना जैसे मैंने बताया उसका एग्जांपल ही ले लेंगे आप अपने कॉपी के पेज का। एक प्लेन तो ये पाई1, दूसरा प्लेन इसके साथ किताब से खोल दी हमने, दूसरा प्लेन ये पाई2। दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है, जो एंगल यहाँ होगा वही कहीं पे भी, जैसे दो पेज खोल रहे हैं उनके बीच में जो भी एंगल बनता है। अब पाई1 प्लेन की इक्वेशन सपोज करो मेरे पास है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस क्या होती है d1। तो इसका नॉर्मल वेक्टर ही मिलेगा मुझे, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन से तो सिर्फ नॉर्मल ही मिलता है। तो नॉर्मल क्या होगा मैं इसका a1i b1j प्लस c1। जो दूसरा है उससे भी नॉर्मल ही मिलेगा, a2x b2y प्लस c2z प्लस d2। तो उसका भी नॉर्मल वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2। तो दो वेक्टर नॉर्मल मिले मुझे, बस मुझे तो एंगल निकालना था, लेकिन एंगल का नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। याद करो जब हमने लाइनों के बीच में एंगल निकालना था तो लाइनों की इक्वेशन थी r इक्वल टू a प्लस लेमडा b1, कुछ ऐसे था। इसकी इक्वेशन r इक्वल टू a2 प्लस म्यू इनटू क्या ले लो। तो हमने उसके लिए पैरेलल वेक्टर लिए थे, ये b2 हो गया, ये कौन सा हो गया b1। तो मैंने कहा था एंगल बिटवीन टू लाइन अगर निकालना है तो इसका मतलब होगा हम एंगल निकाल दें उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में। तो b1 b2 के बीच में एंगल निकाला था, वही एंगल लाइनों के बीच में। तो ऐसे ही इस एंगल को भी हम इन नॉर्मल के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। जो ये एंगल आया है इनको प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमें एंगल निकालना था वो दो वेक्टरों के बीच में आता है। तो कैसे जोड़ोगे, थोड़ा दिमाग जुड़ा। नॉर्मल के बीच में एंगल होगा, हाँ वही प्लेन के बीच में। अच्छा, जैसे ये जरा मान लो नॉर्मल तो मैं प्लेन, मेरा प्लेन है तो नॉर्मल यहाँ भी खड़ा कर सकता हूँ, यहाँ भी खड़ा कर सकता हूँ, नॉर्मल तो नॉर्मल है। तो वो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, इसलिए वो प्लेन अगर ऐसे है, दो प्लेन ऐसे हैं, तो मैं उन नॉर्मल उनका यहाँ बीच में खड़ा नहीं करता, बल्कि इस बाउंड्री पे खड़ा कर देता हूँ। ये बाहर वाली बाउंड्री जो तुम्हें दिख रही है, तो समझ में आ रही तुम्हें। तो ये बाहर वाली बाउंड्री पे पहला नॉर्मल ये इधर आ जाएगा, इसको क्या है फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल n1। जो दूसरे प्लेन का नॉर्मल है इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इंटरसेक्शन इधर से ले लेते हैं। तो ये पहला नॉर्मल आ गया। दूसरा नॉर्मल भाई जहाँ पे इसने दूसरे प्लेन को काटा है, जैसे यहाँ से उठाया मैंने, तो जहाँ ये नॉर्मल मिल रहा है इससे दूसरे ऊपर वाले प्लेन का नॉर्मल ले लो। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से एक दूसरा नॉर्मल है, और ये दूसरा नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री। इसके नाम रख लो, ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो दोनों नॉर्मल्स के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला। तो आप मुझे बताएं अगर ये एंगल थीटा है तो ये डबल लाइन वाला क्या होगा, पता
पक्का थीटा होगा। अच्छा ये 90, ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, ये कितना है तो ये भी कितना बनेगा थीटा। जोड़ करके देख लो 90 प्लस 90 180 और माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ये थीटा ही बनता है। तो एक्चुअल में जब हम बात करते हैं थीटा, दिस इज व्हाट एंगल बिटवीन प्लेन्स, प्लेन्स के बीच में एंगल है। तो दिस इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, देयर नॉर्मल्स। तो थीटा एंगल हम दो प्लेन्स के बीच में कर रहे हैं, वही एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच में होता है। तो therefore to find this theta, to find theta that is angle between plane, angle between planes, planes के बीच में we need to find angle between their normals, angle between their normals। प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है, वो छोड़ के हम उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकालते हैं। वो थीटा है तो cos थीटा को कैसे निकाला जा सकता है n1 डॉट n2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू n2। बस ये चीज़ तो वही पता लगती जो हमें पहले से। तो कोई भी दो प्लेन होंगे, चाहे वो एक्टोगोनल हो चाहे वो कार्टेशियन हो, हमें उनका नॉर्मल तो पता लग ही जाएगा और यहाँ से एंगल पता लग जाएगा, काम खत्म हो गया। अगर दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो, आपको क्वेश्चन आ जाएगा चेक करो कि दो प्लेन हैं वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो परपेंडिकुलर होंगे तो इफ y1 परपेंडिकुलर टू y2, तो इसका मतलब थीटा 90, इसका मतलब cos ऑफ थीटा दैट बिकम, तो इट मींस n1 डॉट n2 की वैल्यू क्या होगी 0। तो अगर n1 n2 को डॉट प्रोडक्ट करके देख लेना, वो पर 0 आ गया तो प्लेन परपेंडिकुलर। दूसरा पॉइंट, अगर देवियो प्लेन दोनों आपस में पैरेलल हो जाएं तो एंगल थीटा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, दिस इम्प्लाइज, हाँ जरा सोचें, अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं, लिसन बेचैनी बढ़ रही तुम्हारी छुट्टी करने होने के लिए, तो 5 मिनट और बेचैनी में सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, ये छत और ये फ्लोर, तो आप एक लाठी खड़ी करो जो नॉर्मल हो फ्लोर के, तो वो लाठी उसकी भी नॉर्मल होगी। तो इसका मतलब, और दो अलग अलग नॉर्मल कर लोगे, अगर इसका नॉर्मल ये इसका नॉर्मल ये, तो दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल आएंगे। तो अगर प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल भी आपस में पैरेलल है। नॉर्मल क्या है, वेक्टर ही तो है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। पता होगा ये बात। तो अगर दो प्लेन पैरेलल हैं जी, तो ये नॉर्मल इसका है, ये नॉर्मल इसका है, तो दो प्लेन पैरेलल होने का मतलब ये बेटर रहेगा कि उनके नॉर्मल भी आपस में पैरेलल है, एंड दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। तो शक्ल देख के बता दोगे तुम प्रोपोर्शनल, या फिर डायरेक्शन को साइंस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले ऊपर वाला देखिए क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन n1 n2 मिल जाएगा दोनों का, है ना। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, इन द फॉलोइंग केस डिटरमिन वेदर गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो आपको शक्ल देख के बता सकते हो मुझे कौन से प्लेन पैरेलल हैं। पैरेलल होने के लिए क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल। इसके डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल वेक्टर की, और नॉर्मल वेक्टर कहाँ से मिलता है तुम्हें, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो कौन से वेक्टर हैं पैरेलल, बताना, शक्ल देख के पता लगेगा। सी में 2x, सी भी है भाई, 2/3 -2/-3 और 4/6, तो 2/3 आ रहा है। और डी भी है क्या, 2, हाँ डी भी है। सी और डी दो प्लेन पैरेलल। फिर परपेंडिकुलर का कैसे होगा, n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट करके देख लेना। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो यही काम खत्म परपेंडिकुलर। अगर 0 नहीं आया तो यही डॉट प्रोडक्ट इसमें यूज कर लेना, एंगल निकल जाएगा। मतलब तुम्हें समझ आ गई कहने का मतलब ये है। इसमें बस यही कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 10 11 नहीं 9 10 11 और इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चन। अभी जो टॉपिक मेरे पास बचा हुआ है वो बस
एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, बस मेरे ख्याल से इतना ही है। और ये क्वेश्चन मिसलेनियस के भी आप ज़्यादातर क्वेश्चन कर सकते हो, वो कर लेना, होमवर्क नहीं करते।